सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं हरकिर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का केपी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हमारे टॉपिक चल रहे थे जनसंख्या से रिलेटेड, भारत की जनसंख्या जनगणना से संबंधित। और आज हम देखने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? किसी निश्चित समय के अंदर, किसी निश्चित समय के अंदर, किसी निश्चित स्थान में होने वाले लोगों की संख्या के परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि किसी निश्चित स्थान और किसी निश्चित समय, ठीक है, एक निश्चित स्थान और एक निश्चित समय में उस स्थान पर रहने वाले, जो उस स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं, रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभी संख्या में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। संख्या में परिवर्तन। और ध्यान रखिएगा कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है ना, जनसंख्या वृद्धि होती है, यह दोनों ही प्रकार की हो सकती है। यानी इसे प्लस में भी काउंट किया जा सकता है और माइनस में भी गिना जा सकता है। यानी वृद्धि जो होती है वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाएगा। अब परिवर्तन कैसा है कि जनसंख्या, किसी स्थान की जनसंख्या 1000 लोग थे, तो अगले साल के अंदर वहाँ पे 1100 लोग हो गए, तो यहाँ पर वृद्धि कितनी है? 100 की वृद्धि है। और अगर 1000 से 900 हो गए तो भी यहाँ पे वृद्धि मानी जाएगी। यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ पर भी वृद्धि कही जाएगी, क्योंकि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं। तो परिवर्तन तो कैसा भी हो सकता है, इसीलिए वृद्धि को हम प्लस में भी कह सकते हैं और माइनस में भी गिना जाएगा। लेकिन जहाँ पर माइनस आएगा तो वहाँ हम कह देंगे कि यहाँ ऋणात्मक वृद्धि हुई है। यहाँ पे कैसी वृद्धि हुई है? ऋणात्मक। और यहाँ पर कैसी वृद्धि हुई है? धनात्मक वृद्धि हुई है। क्लियर दोस्तों? चलिए तो बात करते हैं भारत की, कि भारत के अंदर जनसंख्या की जो शुरुआत है, वो जनगणना की शुरुआत हम बात करते हैं 1901 से। 1901 से शुरू करेंगे और 2011 तक हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, कितनी तेज़ी से उतार चढ़ाव हुए हैं, कैसे हैं। तो देखिए हमारे पास में सारणी में पूरा का पूरा दिया गया है 1901 से लेकर के 2011 तक का। चलिए इस आधार पर हम देखते हैं कि सबसे पहले 1901 के अंदर जनसंख्या कितनी थी हमारे पास में? 23.83 करोड़ हमारे पास में जनसंख्या थी। फिर उस जनसंख्या के बाद में 1911 के अंदर 25.20 हुई और फिर 1921 के अंदर 25.13 हुई। तो ये जो समय है ना 1911 से 21 का, ये समय ऋणात्मक वृद्धि का है। ये समय कौन कैसा है? ऋणात्मक वृद्धि का समय है। एक समय ही ऐसा आया है भारत की जनसंख्या के अंदर जिसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई हो। तो वो टाइमिंग कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, वो टाइमिंग है 1911 से 1921 का दशक, क्योंकि हमारे हर 10 वर्ष के अंदर जनगणना की जाती है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से फिर वापस बढ़ना शुरू हुई, 11% दर रही, 10 साल की दर, एक दशक की दर कितनी रही? 11%। फिर उसके बाद में 14%, 13%, फिर 21, 24, फिर 24, 66। सबसे अधिक जो वृद्धि रही है, ध्यान रखिएगा, सबसे उच्चतम जो हमारे पास में दर रही है, टाइमिंग रही है, वो है 1961 से 1971 का। 1961 से 1971 की जो टाइमिंग है, इस दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है और उसके बाद में निरंतर कमी चलती आ रही है। तो इस कमी से उसके बाद में कितना आया? 24.66, फिर 23.85, 21.54 और 17.64। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2001 से 2011 के दशक में कितनी वृद्धि दर रही है, तो वो रही है 17.64। तो हम इसको 17.7 कहते हैं। 17.7% की वृद्धि हुई है 10 वर्षों में। तो प्रति वर्ष अगर आपसे वार्षिक वृद्धि दर पूछी जाए कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। इस प्रकार से ये हमारे पास में जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे पास निकल करके आती है कि भारत की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कितनी है। तो भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो है 1.77%।
जबकि अगर हम बात करें पूरे विश्व की कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो वो है 1.57%। ये पूरे विश्व की वृद्धि दर है कि इस प्रकार से वृद्धि हो रही है विश्व के अंदर, हर साल वृद्धि हो रही है। और देखिए दूसरी तरफ देखिए कि चाइना की अगर हम वृद्धि दर की बात करें, क्योंकि ये हमसे आगे है, तो इसकी जो वृद्धि दर है वो है 0.53%। देखो इसकी वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि रेट देखो 0.5% पे चल रहा है, आधे परसेंट पे, और अपन कहाँ पे चल रहे हैं, यानी 0.25% पे अपन चल रहे हैं, 1.75 यानी 0.2 पे चल रहे हैं। तो इतनी अपनी तेज़ी से अगर बढ़ते जाएंगे तो आने वाले टाइम में अपन विश्व के अंदर पहले स्थान पर होंगे। तो वो आने वाला टाइम कब था, वो आ गया है। देखो इसके बाद में 2011 के बाद में अभी तक जनगणना नहीं हुई है, और हम अभी तक सोच रहे हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो 125 करोड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि जिस प्रकार से ये वृद्धि दर रही है, अगर इस प्रकार से मतलब कि आगे वृद्धि दर कम भी होती जाए, जैसे यहाँ कम हुई थी, यहाँ वृद्धि दर मान लो ये देखा था निकाल करके कितनी निकल रही थी हमारे पास में 16.5, ये हमारे पास में वृद्धि ये कैलकुलेशन की थी। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ हो रही है। ठीक है, कितनी जनसंख्या हो रही है, 150 करोड़ जनसंख्या हो रही है। कल भी मैंने बताया था शॉर्ट के अंदर कि 143 करोड़ जनसंख्या बताई थी, मोटा मोटा आंकड़ा। आज वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो 150 करोड़ जनसंख्या है, और इस हिसाब से भारत जो है विश्व के अंदर पहले स्थान पर आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हुई अपने भारत की जनसंख्या वृद्धि। अब वृद्धि किस प्रकार से हुई, कितने चरणों के अंदर वृद्धि हुई है, और इसको भी एक बार अपन देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा चरण है, जो कि 1901 से लेकर के 1921 तक जो हमारा ये चरण रहेगा, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं स्थिर जनसंख्या की अवधि। इसे क्या कहते हैं, स्थिर जनसंख्या, यानी कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं हुए। क्योंकि इस समय क्या था, 1901 से लेकर 1921 के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको इस समय मतलब बहुत सारे अकाल यानी कि प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलेंगी, और उसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां, महामारियां जैसे जो है वो देखने को मिलती हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। और तीसरी बात हमें इस समय में देखने को मिलता है प्रथम विश्व युद्ध, जिसके अंतर्गत बहुत से भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अपने इतना ज़्यादा भाग नहीं लिया था, लेकिन पहले विश्व युद्ध के अंदर जो है, जिस समय महात्मा गांधी ने लोगों को भर्ती करवाया था, नौजवानों को भर्ती करके भेजा था, ताकि क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या कहा था कि अगर आप हमारा पहले विश्व युद्ध के अंदर हमारी सहायता करते हैं तो हम आपको जल्दी ही आज़ाद करने का सोचेंगे। तो उस चक्कर में क्या है कि महात्मा गांधी ने भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से भर्ती करवाई, इसीलिए उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट जो है इस नाम से पुकारा जाता है। तो आपने ये पढ़ा भी होगा इतिहास के अंदर। तो उस टाइम पे क्या है, बहुत से जो अपने भारतीय सैनिक थे वो उसमें शहीद हो गए थे। तो इस प्रकार से अपनी जो जनसंख्या है उसको काफ़ी झटका लगा था, और उसी बीच 1911 से 1921 की टाइमिंग भी आ जाती है। 1911 से 1921 की टाइमिंग आ जाती है, जिस समय अपनी जनसंख्या जो है वो ऋणात्मक चली जाती है। ऋणात्मक चली जाती है, अभी कितनी ऋणात्मक चली जाती है, माइनस में चली जाती है। 0.3% जो है, 0.03% जो है अपने पास में माइनस चली जाती है। क्लियर है, इस प्रकार से ही। तो ये समस्या थी यहाँ पे। फिर टाइम पीरियड आता है हमारे पास में 1921 से लेकर के 1951, दूसरा विश्व युद्ध इसमें आता है, और इसी के साथ साथ भारत की आज़ादी भी इसके अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से इस समय नियमित जनसंख्या वृद्धि की अवधि होती है कि इस समय ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने देखा भी था कि 1951 के अंदर अपनी जो जनसंख्या है वो वृद्धि कितनी थी, 13% थी। अब उस भारत की आज़ादी के बाद में अगर आप देखेंगे तो एकदम से बढ़ना शुरू हुआ। कब तक बढ़ती रही है, तो मेन अपना 1981 है, 1981 तक जनसंख्या बढ़ती रही है। हालांकि टॉप पे कब रही थी, 1971 के अंदर, ये टॉप जनसंख्या है। तो उसके बाद में अब डाउन आना शुरू हो चुकी है। परंतु ये जो टाइम पीरियड हमारे पास में 1921 से 51 का, तो इसमें ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं था, तो ये नियमित वृद्धि थी इस समय। तो इस वृद्धि को अपन नियमित वृद्धि कहते हैं। इसमें क्या हो गया, अब ये कंट्रोल कैसे हुआ, तो जो महामारियों की वजह से जो मृत्यु दर ज़्यादा थी, इस टाइम पे क्या था, मृत्यु दर बहुत अधिक थी। तो मृत्यु दर अधिक होने की वजह से, और जन्म दर भी कम था, तो जन्म दर कम था तो मृत्यु दर भी अधिक थी, और उस वजह से जनसंख्या हमारी क्या होगी, कम हो गई। यहाँ पर हमने मृत्यु दर पर क्या कर दिया, अभी कंट्रोल कर लिया, मृत्यु दर पर हमने नियंत्रण कर लिया, क्योंकि मलेरिया, डेंगू, प्लेग इन पर नियंत्रण हो गया, तो लोगों की मृत्यु कम होने लगी।
मृत्यु कम होने लगेगी, परंतु जो है स्वास्थ्य सुविधाएं आने की वजह से अब जन्म दर जो है वो बढ़ने लगेगा। तो जन्म दर बढ़ने लगेगा, मृत्यु दर कम होने लगेगी, तो जनसंख्या धीरे धीरे क्या होने लगेगी, ग्रो अप करने लगेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इसके बाद में तीसरा जो टाइम पीरियड है हमारे पास में 1951 से लेकर के 81 का, ये टाइम पीरियड है सबसे मैक्सिमम अपना वृद्धि वाला। इसमें कहते हैं तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवधि। तीव्र जनसंख्या तेज गति से 13% से डायरेक्ट 24% पे अपन पहुंच जाते हैं, तो ये सबसे तीव्र गति की वृद्धि दर है। यहाँ पे क्या कारण रहता है, इस टाइम पीरियड को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जनसंख्या एकदम से बढ़ जाती है। इसका एक कारण तो हमारे पास में क्या है कि मृत्यु दर पर नियंत्रण पाना, यानी कि बीमारियों पर नियंत्रण किया हमने, स्वास्थ्य सुविधाएं दी, लोगों को जागरूक किया, तो क्या हुआ कि मृत्यु दर पर कंट्रोल कर लिया गया। तो अब लोग मरेंगे कम, लेकिन जन्म उतना ही होता रहा, जन्म दर बढ़ी रही। तो इस वजह से क्या है कि जनसंख्या एकदम से क्या होगी, फूल गई, एकदम से विस्फोट हुआ जनसंख्या के अंदर। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि जैसे ही 1951 यानी कि पहले आम चुनाव होते हैं, तो आम चुनावों के टाइम पे उस समय ये संविधान में लिखा गया था कि जो सीटें होती हैं ना, वो जनसंख्या के आधार पर डिसाइड की जाएंगी कि किस राज्य को कितनी सांसद की सीट मिलेगी। जैसे राजस्थान के अंदर 25 सांसद चुने जाते हैं, यहाँ से MP जो चुने जाते हैं वो कितने चुने जाते हैं, 25 चुने जाते हैं। और जो यूपी है वहाँ से 80 MP चुने जाते हैं संसद में जाने के लिए। तो राज्यों ने क्या किया कि अपने लोगों को, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया, उनको बोला कि ठीक है आप जनसंख्या बढ़ाओ। तो इस चक्कर में क्या है, उन्होंने ज़्यादा सीट हासिल करने के चक्कर में जनसंख्या को बढ़ाया और उस टाइम पे पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन हुआ था। और उसके बाद में परिसीमन पर रोक लगा दिया। क्या अब सीटों के जो जनसंख्या के आधार पर अब परिसीमन हर साल नहीं किया जाएगा। पहले क्या था, हर 5 साल बाद या हर 10 साल बाद में परिसीमन किया जाता था जनसंख्या के आधार पर, लेकिन फिर रोक लगा दी गई कि अब डायरेक्ट होगा तो 2026 में होगा। तो अब 2026 में वापस से परिसीमन होगा ना, तो सीटें फिर से जिसके पास जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी। तो फिर से हो सकता है कि भारत की वृद्धि दर है तो जो तेज हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है अपन ठीक है कि इस टाइम पे मैंने आपको 2 कारण बता दिए कि क्या कारण थे। एक तो मृत्यु दर पर हमने तीव्र गिरावट मृत्यु दर में आई, और दूसरी तरफ हमारे पास में जो सीटें हैं उस चक्कर में यहाँ पे जो वृद्धि होती है। नेक्स्ट आते हैं, चौथा हमारा जो स्टेज आता है वो है कौन सा भी, 1981 से लेकर के 2011 तक। ये टाइम पीरियड जो है ये घटती हुई प्रवृत्ति वाली जनसंख्या वृद्धि दर है। घटती हुई प्रवृत्ति वाली जनसंख्या वृद्धि कहेंगे इसको वृद्धि ही, लेकिन कैसी है, घटती हुई। कि पहले 24.80 पे था 80, फिर 24.66, 23.5 पे आया, फिर उसको 21 पे लाए और 21 पे ला के वर्तमान में 17.7 पे अपन आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में वृद्धि इतनी हो रही है वर्तमान के अंदर। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया भारत के संदर्भ में। अब थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप कैसा है। तो चलिए देखें। अब जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो पूरे भारत के अंदर भिन्न भिन्न है। भी अलग अलग प्रकार की जनसंख्या वृद्धि हो रही है। किसी स्टेट में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो बहुत अधिक है और किसी में बहुत ही कम है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ बातें होती हैं कि उन राज्यों का अधिक साक्षर होना। देखो, जो निरक्षरता होती है ना, निरक्षर होता है जहाँ पे असुविधाएं होती हैं, असुविधाएं होती हैं, या जो देश, जो राज्य विकासशील की श्रेणी में है, विकासशील की श्रेणी में आता है ना, वो हमारे पास में कैसा रहेगा, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज रहेगी। और इसका ऑपोजिट जो साक्षर है, जहाँ पे सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो थोड़ा विकसित राज्य है, यानी कि अपने आप को समझता है कि मुझे जनसंख्या बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे इनको कंट्रोल करना आना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि जो है वो कम रहेगी। अब इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो किसकी है। सर्वाधिक वृद्धि दर जो है हमारे पास में वो है दादरा नागर हवेली और दमन दीव। दादरा नागर हवेली और दमन दीव, इसको क्या कर दिया अभी, इन दोनों को मिला दिया है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, तो इसको इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे कितनी है, 55.1% जो है इसकी वृद्धि दर है। ठीक है,
55% इसकी वृद्धि दर है 10 साल की। दशकीय वृद्धि दर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कितनी है, 55% है। और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की जो वृद्धि दर है, लक्षद्वीप, तो ये वृद्धि दर सबसे कम है, ठीक है, ये सबसे कम है 4.9%। इसकी वृद्धि दर कितनी है, 4.9% इसकी वृद्धि दर है लक्षद्वीप की। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर वृद्धि जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी तो वो कहाँ पर है, तो वो आएगी हमारे इस एरिया में। देखो अरुणाचल प्रदेश में लगभग हमारे पास में कितनी है, 27% भी, 27.8% जो है यहाँ पे वृद्धि है सबसे अधिक। तो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ वाला जो है वो राज्य बन गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में हो रही है, इसी के साथ साथ में मणिपुर में हो रही है। देखो मणिपुर, तो मणिपुर में भी यहाँ पे लगभग 25% जो है मणिपुर में वृद्धि हो रही है। और इन दोनों के बीच में एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड जो राज्य है ना, नागालैंड की जो ग्रोथ है वो है -0.4% भी। इसकी ग्रोथ कितनी है, माइनस में है, यानी कि सबसे कम ग्रोथ किसकी है, तो ये कम क्या, ये तो उल्टा ऋणात्मक है। एक तो अपन कहते हैं कि सबसे कम ग्रोथ किसकी है, लक्षद्वीप की 4%, या किसी की कम है तो 1% होगी। तो ये 1% से भी, 0 से भी नीचे चल रहा है, यानी कि ये माइनस में जा रहा है, यानी कि इसकी जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ नहीं रही है। परंतु हालांकि अपने कहा है आपको कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ वृद्धि से होता है, भले वो परिवर्तन से होता है, भले वो परिवर्तन बढ़ने का हो, भले घटने का हो। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारे पास में वितरण दिखता है, समझ में आता है। फिर आप देख पाएंगे कि ये जो हमारे पास में तटवर्ती राज्य हैं, यहाँ लगभग नॉर्मल है हमारे पास में वृद्धि दर इसकी, ठीक है। इस बीच वाले एरिया में जो है यहाँ पर भी, यहाँ वृद्धि थोड़ी सी ज़्यादा है इस एरिया में, ठीक है। यूपी, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर ये असम वाला जो एरिया है, यहाँ वृद्धि दर हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमें मध्यम प्रकार की वृद्धि दर देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी। इस प्रकार से आपने आज की क्लास को देखना है, इस प्रकार से आपने मैटर वहाँ पर लिख करके आना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।